प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। आज हम लोग जानेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमने सीखा है और आज हम देखेंगे कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्यों करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से या ऐसे वीडियो में आप देख सकते हैं जो पिछला लेक्चर मैंने दिया है। तो बच्चों, जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, यानी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके परमाणुओं में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। विभिन्न कक्षकों में क्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ नियम भी बता रखे थे। ठीक है, उस नियमों के आधार पर जो हम सारे नियम को पढ़ चुके हैं, आज हमें जानना है कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रॉपरली। ठीक है, तो हम इसी की चर्चा करेंगे। जो नियमों को नहीं पढ़े हैं, इनको करने के लिए ऑब्बा नियम, N+L रूल, पॉली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ये सारे नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम ये चीज सीखने वाले हैं। तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों में कैसे होता है, तो उसके लिए हमने एक सीक्वेंस ले रखा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा भी था, और यह सीक्वेंस आपका ऑब्बा नियम पर आधारित था। ठीक है, N+L रूल के अकॉर्डिंग ऑब्बा नियम पर यह आधारित था, जिसमें हमने बता रखा था। तो चलिए देखते हैं। तो भरने के लिए हमने एक शॉर्ट में क्रम हमने दे दिया है कि आप किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप इसी क्रम का इस्तेमाल करोगे। मतलब सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में भेजेंगे, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, वैसे करके भरने प्रारंभ करेंगे। ये हम ऐसा क्यों क्रम लिखे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने N+L रूल को पढ़ा था, वहां से ये चीजें हमें मिली है कि इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यानी ये जो 1s होता है इसकी ऊर्जा 2s की अपेक्षाकृत कम होती है, वैसे 2s की 2p से, ऐसे करके ये क्रम आपका बना हुआ है, जिसे हमने पढ़ लिया है। ऐसे आप कर सकते हो ये। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसी क्रम के आधार पर, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश पाता है। हम शुरू से एलिमेंट्स को देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में तो होता है ना, हाइड्रोजन में एक हुआ, हीलियम में कितने हुए, 2। बोरान है, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 होते हैं, 7, ये मैंने लिख दिया है, ये नाइट्रोजन का 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, फ्लोरीन में 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें इस क्रम के आधार पर। तो यहाँ हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे 1s में भेज रहे हैं, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 1s, और s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो हम लिखेंगे 1। ये आपका तरीका होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भीतर सिर्फ एक है, इसलिए 1s 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम होगा। हीलियम का देखते हैं 2He, तो 1s, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकती हैं, यह भी हम लोग सीख चुके हैं। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब sp_df हमने सीखा है, sp_df, s में एक कक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, d में 5 कक्षक होते हैं, f में 7 कक्षक। तो एक कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 3 में 6,
5 में 10, 7 में 14। ये फिर से मैंने लिख दिया, इसे आप याद कर लो, कहीं नोट कर लो। माने इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कि यस में कुल 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद अब अगले में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएगा। अब चलिए 5 का देखते हैं। तो 5 के लिए हम लोग ये क्रम नोट करेंगे। तो आप करेंगे क्या, 1s 2s 2p, इसी को आप उतारेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 2, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो। 2 और 2 कितने हो गए, 4, बचा कितना, 1, तो 1 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही कार्बन में क्या होगा, तो इसी तरह उतारिए, 1s 2s 2p, ये क्रम आप उतार लीजिए। और फिर 6 है तो s में 2, फिर s में 2, 4 हो गए, बचे कितने 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। वैसे ही आप इसे कर सकते हो 7n के लिए, 1s2 2s2 2p यहाँ कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 के बाद आगे में प्रवेश करेगा। 8 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p, में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, 4 तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे ही फ्लोरीन में F में कितना होगा, तो 1s 2s 2p आप नोट करिए, इसमें 2 डालिए 2 डालिए, 2 2 4 हो गया, बचा कितना 5, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, कैसे भर रहे हैं ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। जिसे नहीं समझ आ रहा है वो जाकर के लेक्चर को देखे, उसे बिल्कुल भी समझ में आएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, तो यही सीक्वेंस उतारिए, 1s 2s 2p के बाद क्या है 3s उतार लिया, फिर क्या है 3p, हम पहले उतार लेते हैं फिर इलेक्ट्रॉनों को भरना चालू करते हैं। s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर s में 2 4 ठो हो गए, p में 6 रह लेते हैं, तो 6 4 10 हो गए, 6 2 8 और 2 10 हो गए। माने यहाँ तक इसका कंप्लीट हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, लिख के भी छोड़ देंगे कोई गलत नहीं होगा। यहाँ तक आपका ये हो गया, माने 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 इलेक्ट्रॉन और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, इस सीक्वेंस में किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर में भेजते हैं, फिर धीरे धीरे उसको उच्चतम ऊर्जा स्तर में भेजा जाता है। कब भेजा जाता है, तो जब इस वाले क्रम में, यानी कि उस कोर्स में टोटल इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो जाते हैं, उसके बाद से अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश मिलता है। ये सब सारे नियमों की सहायता से हमने सीख रखा है। फिर चलिए वैसे इसको देखते हैं 11 Na को। तो 11 Na में क्या है, तो वैसे ही करिए 1s 2s 2p, इसी क्रम से बार बार बोल के लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा 2p। फिर किसमें 3s के बाद किसमें 3p के बाद किसमें जाएगा 4s, तो ये आपको बोल बोल के लिखना है। 4s के बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन 3d में, तो यहाँ 3d लिख दो। 3d के बाद किसमें जाएगा 4p में, यहाँ 4p लिख दिया। अब ये आसान हो गया काम मेरा, इसे तैयार करिए, सारा काम आसान हो गया, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए 11 है तो यस में 2 भेजो, फिर 2 भेजो, 4 भेज दिया, फिर इसमें 6 भेज दिया, 6 4 10 हो गए, एक बचा, हमने एक खटाखट एक 3s1 मैंने रख दिया। बोलते कैसे 1s2 2s2 2p6 3s1 1 जाके रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन 11 फुलफिल्ड हो गए, यहाँ तक रुक गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़े 12 mg के लिए देखते हैं। तो mg के लिए देखते हैं 1s लिखो, यदि आप याद कर चुके हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये सब आपको याद हो गया, तो खटाखट आप लिख सकते हो 12 mg का 1s2 2s2 2p6 3s2 फटाफट लिख सकते हो। अब आप काउंट कर लो, 2 4 10 तो 12। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कक्षक में प्रवेश पा रहे हैं। वैसे कैल्शियम का देखो, यदि आप याद किए हो 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद क्या करेंगे 3p6 हो गया,
4s2 हो गया। अब इसको आगे बढ़ने से पहले काउंट करो, 2 2 4 10 तो 12, 6 18 और 2 20 हो भी गया। तो इस तरह से आप जब बोल के भरना प्रारंभ करते हो इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिक आप इस चीज को सीख लेते हो, याद कर लेते हो, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनों को भरने में कोई कहीं से भी कठिनाई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने खटाखट लिख दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होगा। वैसे ही आप इस कैडमियम का देखो, वैसे ही लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ 4s2, अब 4s2 हमने किया तो ये ऊपर की तरह है, माने 20 के लिए है। अब इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना पड़ेगा। अब 4s के बाद, 4s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3d है और एक 4p है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें भेजना है, तो 3d में कितना जाएगा? अब इसको सोच के बताइए। 3d में यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, जब यहाँ तक 20 होते हैं, एक बच रहा है, तो 3d 1 कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस तरह से इस कैडमियम के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कंप्लीट कर ले रहे हो। फिर टाइटेनियम दे रखे हैं, तो वैसे ही आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में कितना चला जाएगा? तो 3d में एक था 21, 2 लिख देंगे, हो जाएगा 22। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 22। अब आइए 23 में। 23 में क्या है? खटाखट वैसे ही भरिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, माने अब यहाँ 3 रख देंगे तो वेनेडियम 23 भी हो जाएगा। तो बच्चों, हमने सीखा कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रम के अकॉर्डिंग सीखा। कोई लफड़ा आया नहीं आया, हमने लफड़ा क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि हमें ये सीक्वेंस जो हमें आबा रूल के जरिए हमें प्राप्त हुआ था, हमें याद है, और हम यह भी सीख चुके हैं, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक और अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 5 कक्षक और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में 7 कक्षक होते हैं और 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें याद है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप यदि याद कर लेते हो तो आपको भी कहीं से भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम इसके आगे कुछ और तत्वों के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ अपवाद के रूप में भी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, या कह सकते हैं किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर कुछ एक्सेप्शन को आगे बढ़ते हैं। नोट करिए।